चलें जनाब, अल्लाह ताला के नाम से आगे बढ़ते हैं और मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव के आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि भाई किस तरीके से आइडियोलॉजिकल स्टेट एपैरेटस और कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल कैपिटलिज्म को फ्लरिश करता है किसी भी सोसाइटी के अंदर। अगर मैं आगे जाता हूं तो सबसे पहले हमारे पास सबसे पहला जो थ्योरिस्ट है वो है अल्थुजर। अल्थुजर को आप लोग बहुत डिटेल में A1 में ये पढ़ चुके होंगे और बड़ी मशहूर थ्योरी है, दैट इज कॉल्ड आइडियोलॉजिकल स्टेट एपैरेटस। इट मींस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो एक कल्चरल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि सोसाइटी की कल्चर को प्रमोट करता है। ठीक है, अब एक कल्चरल इंस्टीट्यूशन होने की वजह से वो क्या करता है, कल्चरल रिप्रोडक्शन ऑफ रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी, यानी कि रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है, रूलिंग क्लास बिलीव्स को प्रमोट करता है। सही है, रूलिंग क्लास की बात को मानने को प्रमोट करता है। Am I right? You need to accept the authority. You need to accept the authority. ठीक है, this is all about the how education system reproduce the cultural reproduction or you can reproduce the culture of capitalism in human societies. समझ रहे हो? फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसमें बात आती है कि भाई ये जो कल्चरल रिप्रोडक्शन ऑफ रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी है, इसमें आता क्या है। पहला जो अजम्पशन आपको दिया जाता है वो दिया जाता है इनइक्वालिटी इज अ नेचुरल फिनोमेना, इट इज नॉट डेवलप्ड बाय कैपिटलिस्ट। पहली आइडियोलॉजी ये दी जाती है, यानी कि इनइक्वालिटी इज अ नेचुरल फिनोमेना, यानी कि आपको इस बात के लिए मेंटली और फिजिकली तैयार किया जाता है कि भाई इनइक्वालिटी जो है वो एक नेचुरल फिनोमेना है, आपको इसके खिलाफ रेजिस्ट करने की जरूरत ही नहीं। यू डोंट नीड टू रेजिस्ट अगेंस्ट द कैपिटलिज्म। एम आई राइट? तो एक्चुअली आपको इस तरह से आइडियोलॉजिकली देखो, याद रखो, आइडियोलॉजी दुनिया की एक बहुत पावरफुल चीज होती है। अगर एक आइडियोलॉजी बन जाए ना, बड़ा मुश्किल होता है उस आइडियोलॉजी से बाहर निकलना। जैसे पाकिस्तान की टू नेशन थ्योरी एक आइडियोलॉजी है। अब ये सही है गलत है ये बात अलग है, ये एक डिबेट है, लेकिन क्या सीन है कि ये जो डिबेट दूसरी साइड पर जाएगी, लेकिन क्या हुआ कि इस आइडियोलॉजी आपके दिमाग में बन गई तो एक पूरा कंट्री बन गया। सही, तो देखो एजुकेशन सिस्टम क्या करता है, आपकी आइडियोलॉजी और एक बिलीव बनाता है। देखो अगर आपका एक बिलीव बन गया ना, सही है, आपने वो देखा होगा एक एलिफेंट होता है, बिल्कुल छोटा होता है और उसको क्या किया जाता है, एक जंजीर से बांध दिया जाता है। सही है, बिल्कुल एक छोटी सी एक चेन में बांध दिया जाता है। जब वो बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत ताकतवर हो जाता है, लेकिन फिर भी वो इस जंजीर से बाहर नहीं निकल पाता। क्यों? क्योंकि उसका एक इल्यूजन होता है, एक बिलीव होता है कि मैं इस जंजीर को, इस चेन को तोड़ ही नहीं सकता। समझ आई बात? अब आपके कल्चरल इंस्टीट्यूशन आपके दिमाग में इल्यूजन डाल देते हैं, एक आइडिया डाल देते हैं दैट इनइक्वालिटी इज अ नेचुरल फिनोमेना, इफ आई बिलोंग फ्रॉम द वर्किंग क्लास ऑफ अ सोसाइटी आई मस्ट नीड टू फॉलो द गाइडलाइंस गिवन बाय द रूलिंग क्लास ऑफ द सोसाइटी। समझ में आई बात? जो लोग इस चीज को ब्रेक करते हैं फिर वो आगे निकलने की कहानी करते हैं। समझ में आई बात? अच्छा, आगे आते हैं। कल्चरल इंस्टीट्यूशंस क्या कहते हैं? कल्चरल इंस्टीट्यूशंस आर द एजेंट्स ऑफ कैपिटलिज्म। ये जो किस लिए काम कर रहे होते हैं? सोशल स्टेबिलिटी के लिए काम करते हैं। कल्चरल इंस्टीट्यूशंस आर द एजेंट्स ऑफ कैपिटलिज्म। अब सोशल स्टेबिलिटी क्यों चाहिए? सोशल स्टेबिलिटी इसलिए चाहिए कि जब सोशल स्टेबिलिटी होगी तो कैपिटलिस्ट फ्लरिश करेगा। कैपिटलिज्म तभी फ्लरिश करेगा जब स्टेबिलिटी होगी। कैपिटलिज्म फ्लरिश कर ही नहीं सकता अगर स्टेबिलिटी नहीं है सोसाइटी के अंदर। ठीक है, अब मैं इस चीज को आगे लेके चलता हूं। अब एजुकेशन सिस्टम इस चीज को इनकॉर्पोरेट कैसे करता है? मैंने बेटा आपको फंक्शंस पढ़ाया था हिडन करिकुलम के थ्रू। फंक्शनलिज्म क्या करता है? हिडन करिकुलम के थ्रू इनकॉर्पोरेट करता है। फंक्शंस ने कहा था कि वो हिडन करिकुलम जो होता है स्कूल के अंदर सोशल सॉलिडारिटी लेके आता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट ये हिडन करिकुलम सोसाइटी के अंदर क्या लेके आता है? जो एनवायरमेंट ऑफ द स्कूल होता है वो एक तरह से एजेंट ऑफ कैपिटलिज्म का काम कर रहा होता है, यानी कि कैपिटलिस्ट आइडियाज, कैपिटलिस्ट बिलीव्स, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजीज वो लोगों में इनकॉर्पोरेट करता है। That you need to accept the authority. That you need to accept the authority. देखो आपके एजुकेशन सिस्टम का जो एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, आपके स्कूल का, यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का एनवायरनमेंट जो होता है, ठीक है, वो एनवायरनमेंट एक्चुअली कैपिटलिस्ट सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए बनाया जाता है ताकि आप कैपिटलिस्ट वर्कफोर्स प्रोवाइड कर सको। अगर वो एनवायरनमेंट ऐसा नहीं होगा तो कैपिटलिस्ट वर्कफोर्स डेवलप नहीं हो सकती। अब सोचो, अगर आपके इंस्टीट्यूशंस के अंदर क्या मार्क्सिस्ट थॉट्स पढ़ाई जाने लगे, मार्क्सिस्ट थॉट्स को सपोर्ट किया जाने लगे, तो लोग कैपिटलिस्ट के लिए काम थोड़ी ना करेंगे। समझ लो? तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
अच्छा, अब दूसरी चीज, दूसरा कॉन्सेप्ट भी इसी के साथ लेंगे जिसको हम कहते हैं बोल्स एंड जेंटिस का कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल, ठीक है। अब कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल क्या कहता है? वो कहता है स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रक्चर ऑफ वर्क प्लेस, यानी कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो वर्क प्लेस के लिए रिप्रोडक्शन ऑफ ओबीडियंट वर्कफोर्स करेगी। अब देखो एग्जाम में अगर सवाल आ जाए कि द मेन फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू रिप्रोड्यूस द ओबीडियंट वर्कफोर्स, इज टू ओबीडियंट वर्कफोर्स की टर्म है ना, इसका मतलब है थ्योरी, मार्क्सिस्ट की थ्योरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा? ये मार्क्सिस्ट की थ्योरी, यानी कि एजुकेशन सिस्टम क्या करेगा, वो ओबीडियंट डोंकीज, ओबीडियंट गधे तैयार करेगा फॉर द वर्क प्लेस, जो क्वेश्चन नहीं करेंगे अथॉरिटी को, जो एक्सेप्ट करेंगे अथॉरिटी को। who are not going to question the authority, who are going to accept the authority, ठीक है। बिकॉज एजुकेशन सिस्टम का काम ही ये है कि वो ऐसे लोग तैयार करें सोसाइटी के अंदर जो वर्क प्लेस को सपोर्ट करें। अब देखो वर्क प्लेस के आइडियाज को सपोर्ट करें। अब क्या होता है, वर्क प्लेस को लेबर चाहिए और एजुकेशन ओबीडियंट वर्कफोर्स तैयार कर रहा है, ठीक है। अब देखो डिवीजन एट एजुकेशन, अब देखो मेरी बात समझना, इसको क्या कहते हैं आपके स्कूल के अंदर डिफरेंट लेवल के ऊपर डिफरेंशिएशन होता है, लाइक प्रिंसिपल होता है, टीचर्स होता है, स्टूडेंट्स होता है। स्टूडेंट्स के पास लीस्ट अथॉरिटी होती है लाइक अ वर्कर, ठीक है। टीचर्स के पास एक मैनेजर वाली अथॉरिटी होती है, एंड द प्रिंसिपल्स एंड द ओनर्स आर द कंट्रोलर्स ऑफ द बिजनेस। तो आप एजुकेशन सिस्टम के अंदर अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना सीखते हो, विच इज अ वेरी बेसिक थिंग, कि जो आप अथॉरिटी को एक्सेप्ट कब करते हो, जब आप एजुकेशन सिस्टम में उस अथॉरिटी की मूवमेंट को, उस हायरार्किकल मूवमेंट को देखते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे आते हैं। अब कहते हैं एजुकेशन सिस्टम कंट्रीब्यूट टू द फ्रेगमेंटेशन ऑफ वर्कफोर्स। ये मैं आपको समझाता हूं। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जरा समझते हैं। कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम कंट्रीब्यूट टू द फ्रेगमेंटेशन ऑफ वर्कफोर्स। अब देखो ये फ्रेगमेंटेशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब क्या है, यानी कि वर्कफोर्स को डिवाइड कर देना। वर्कफोर्स को क्या करना बेटा? डिवाइड। अब आप वर्कफोर्स को डिवाइड कैसे करते हो? देखो एक कंपनी है जिसमें ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट देखती हैं, ये प्रोडक्शन, ये सेल्स, ये एचआर, ये क्वालिटी, देयर आर। अब इन लोगों की एजुकेशन अलग अलग है, सही है भाई। इन्होंने मार्केटिंग में बीबीए किया हुआ है, इन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है, इन्होंने एचआर में एमबीए किया हुआ है, इन्होंने आईटी में एमबीए किया हुआ है, या आईटी बैचलर्स इन आईटी किया हुआ है, ठीक है। अब मेरी बात समझना, एवरीवन इज डूइंग देयर ओन जॉब and the whole labor force is divided and no one know the whole production process. No one know the whole production process. If no one know the whole production process तो कोई और कैपिटलिस्ट नहीं बन सकता। Am I right? यानी कि ये चीज कैपिटलिस्ट ऑर्डर को सपोर्ट करती है। लेट्स सपोज ये बहुत अच्छा फोटोग्राफर है बट ही डोंट नो हाउ टू सेल माई फोटोग्राफी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ही नीड्स अ सपोर्ट ऑफ अ सेल्स डिपार्टमेंट, सही है। अब क्या हुआ, ही कांट बिकम अ कैपिटलिस्ट। समझ में आई बात? तो कैपिटलिस्ट क्यों नहीं बन सकता, अपना बिजनेस क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज ये एक्चुअली बैरियर टू एंट्री लगाई जाती है। आप जब बहुत बड़ी, और कहते हैं ना कि इफ यू वांट टू बी अ गुड बिजनेसमैन तो वर्क फॉर अ स्मॉल कंपनीज, बिकॉज यू विल गेट एक्सपोजर ऑफ सो मेनी थिंग्स। इफ यू आर वर्किंग फॉर अ वेरी बिग कंपनी देन यू आर डूइंग अ जॉब ऑफ अ वेरी स्मॉल डिपार्टमेंट। लेट्स सपोज, बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूं भाई, एक छोटे बिजनेस के अंदर अगर आप अकाउंट्स मैनेजर होगे तो आप रिसीवेबल्स को भी थोड़े लेवल पे देख रहे होगे, पेएबल्स को भी देख रहे होगे, आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को भी देख रहे होगे, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत बड़ी कंपनी के अंदर होगे तो भाई वहां पर तो रिसीवेबल का डिपार्टमेंट ही अलग अलग होता है, पेएबल्स का डिपार्टमेंट ही अलग होता है, वहां पर आपका अल्लाह भला करे उसका डिपार्टमेंट, वेंडर्स का डिपार्टमेंट अलग होता है, प्रोक्योरमेंट का डिपार्टमेंट अलग होता है। तो इट मीन्स यू हैव लिमिटेड एक्सपोजर, और यही चीज कैपिटलिज्म करता है कि लोगों का एक्सपोजर मिनिमाइज कर देता है। और ये चीज होती क्यों है? क्योंकि एजुकेशन आपको वही मिलती है। अगर आप लिमिटेड लेवल की एजुकेशन लेके आओगे, पर्टिकुलर किसी फील्ड में होगे, तो डेफिनेटली यू कांट बिकम अ कैपिटलिस्ट, यू कांट रन योर ओन बिजनेस शो, you need to be dependent on the capitalist to work, to set up a business for you, and you will work on that business. So इसकी counter argument ये है ना कि you collab with someone who knows skills that you don't have. Exactly, ऐसा होता है, ये नहीं कर सकते आप, evaluate कर सकते हो उसको, लेकिन एक fragmentation of workforce का आइडिया यही डेवलप होता है। फिर अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो एजुकेशन सिस्टम क्या करता है, कहता है डिवीजन ऑफ द बेसिक सब्जेक्ट्स। एजुकेशन में क्या होता है, बेसिक सब्जेक्ट की डिवीजन होती है। अब ये जो बेसिक सब्जेक्ट की डिवीजन होती है, वर्कफोर्स में क्या होता है, डिफरेंट रोल एलोकेशन होती है कि आपका डिफरेंट रोल्स
डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी बेसिस के ऊपर आप आगे काम कर रहे होते हो, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, नो वन नो द होल प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि पूरा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होता है अंडर द कंट्रोल ऑफ द कैपिटलिस्ट होता है, सही है। अब क्या होता है, द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द कैपिटलिस्ट, यानी कि जो कैपिटलिस्ट होता है वो पूरा सिस्टम अपने पास कंट्रोल करके रखता है, पूरा सिस्टम अपने पास कंट्रोल करके रखता है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ने फ्रेगमेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट्स किया, जिसकी वजह से डिफरेंशिएटेड रोल एलोकेशन ऑफ द जॉब्स हुई, और उसकी वजह से क्या हुआ कि मींस ऑफ प्रोडक्शन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द कैपिटलिस्ट बिकॉज नो वन नो द होल प्रोडक्शन प्रोसेस। यहां तक बात समझ में आती है? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट के साथ। अब देखें, थोड़ा सा इस चीज को आगे लेके चलते हैं। Marx's position about the ruling class was they have the power to control the working classes not with the force but with the ideas। यानी कि देखो, मार्क्सिस्ट कहता है, कार्ल मार्क्स कहता है कि कैपिटलिस्ट कभी भी लोगों को पावर से कंट्रोल नहीं करेगा, उनको उनके आइडियाज से कंट्रोल करेगा, बिलीफ से कंट्रोल करेगा। These ideas justify their dominant position and conceal the true source of their power along with their exploitation of the subject class। यानी कि रूलिंग क्लास के पास ये एक तरह से इख्तियार आ जाता है कि वो वर्किंग क्लास को, सब्जेक्ट क्लास जिसको हम कहते हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर सके। मार्क्सिज्म इज द बिलीव दैट कैपिटलिज्म अलाउ द ओनर्स ऑफ द कैपिटल्स or the ruling class or the bosses to exploit the workers and this causes conflict between the two classes। यानी कि ये चीज conflict create करती है। In Marx's views, the ruling class ideology is far more effective in controlling the subject classes than the physical force। कहता है कि ये ideas के through control करते हैं ना, as it is a hidden from the consciousness of the subject classes। This is known as a false consciousness। One example of Marxism might use is the role of a meritocracy in education to control the working classes by getting the working classes used to being rewarded for being good and doing as you are told। यानी कि एजुकेशन सिस्टम क्या कहता है कि आपको, अगर आप वैसा ही करोगे जैसा आपको बोला जा रहा है तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको क्या मिलेगी, पनिशमेंट्स मिलेंगी। तो ये पूरा सिस्टम और मैकेनिज्म बिल्ड किया जाता है इस ग्राउंड के। और ये चीज क्या है, मैंने कहा ना, मार्क्सिस्ट कहते हैं कि भाई कैपिटलिस्ट डंडे की जोर पे कंट्रोल नहीं कर रहा, आइडियाज के जोर पे कंट्रोल कर रहा है। यानी कि वर्किंग क्लास गुलाम बनना चाहती है, वर्किंग क्लास गुलाम बनना चाहती है, दे आर द प्राउड स्लेव्स। समझ आई बात? तो अब ऑटोमेटिकली ये आइडियाज हैं वो उसको कैपिटलिस्ट क्लास के साथ लिंक कर रहे हैं। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा।